अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आज मैंने जहां कल ऋतिक राज नाम के एक लड़के की कुंडली देखी थी, आप लोगों को कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं, अब प्रत्येक हफ्ते के रविवार के दिन शाम का जो कार्यक्रम होगा वो कमेंट सेक्शन से कुंडलियां चुनी जाएंगी। इस वजह से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिए, साथ में उसके साथ अपना सवाल भी। और प्रत्येक दिन कार्यक्रम अंतिम तक देखने के बाद अंतिम में डिटेल जरूर लिखा करिए और अपना सवाल साथ में जरूर लिख दीजिए। ये 2 बार बोल दिया। तीसरी बात, इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA आप सर्च करेंगे तो वहां पे भी मेरे छोटे छोटे कार्यक्रम मिल जाएंगे, जो कार्यक्रम के छोटे हिस्से होते हैं। वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर इच्छा है तो, अन्यथा यहां तो मैं हूं ही। अब आइए मैं आपको नवांश कुंडली पे लेके आता हूं। आज के कार्यक्रम में मैंने इसे नवांश को देखिए पहले बना दिया है। ये लग्न कुंडली को मैंने छोटे रूप में बनाया है और D10 चार्ट को यहां बनाया है। इनके पिता ने सवाल पूछा है, एक बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत बात है। आज मैंने करीब 7 कुंडलियां देखी या 5 कुंडली देखी, 5 देखी है, जिसमें से 3 कुंडलियों पे मेरी जो चर्चा रही वो इस बात को लेकर के रही थी कि प्रेम विवाह में तीनों ही विवाह असफल रहे थे, तीनों ही विवाह में कुंडली मैच नहीं करी थी और तीनों ही विवाह की स्थिति दम तोड़ रही थी। मेरे कहने का सिर्फ मतलब आपसे इतना है कि प्रेम विवाह से मैं नाकार तो नहीं सकता, अब पता नहीं इजाद की क्या बात है, लेकिन है इतनी बात जरूर कहता हूं कि कुंडली मिलान तो मिल जाती है, पर भाव मिलान जब नहीं मिले तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जातक वही कुंडली मिलवाता है और बाद में वही जातक जबड़े भी तोड़ता है, मार करके जबड़ा तोड़ देता है। ऐसी स्थिति, वही जातक विवाह करता है और वही जो है वो गर्भ में पल रहे शिशु को मृत्यु, जो गर्भ में पल रहा है, मर गया है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, फिर भी गर्भपात कराने के नाम पर कि नहीं पैसे ज्यादा लग जाएंगे, उसने वो ऐसे लोग हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को सचेत करता हूं कि कुछ भी हो सकता था उस जातिका को, पर फिर भी वो प्रेम करने वाला जातक था, जो प्रेम विवाह करता है उसकी स्थिति ये है। तो ध्यान से और बिल्कुल ही समझदारी से, नहीं तो ये निर्णय इतना ज्यादा कठिन हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। 3 ही, मैं बड़ा हिल जाता हूं, मैं बच्चा हूं और निस्संदेह मैं इमोशनल हो जाता हूं, ये सब सुन करके पागलपन की स्थिति हो जाती है। मैं बड़ा घबरा जाता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे समाज को ये क्या किसकी नजर लगी है कि प्रेम करने वाले लोग ऐसे कृत्य करते हैं और कुकृत्य करते हैं। प्रेम किया तो कुंडली मिली नहीं तो माता पिता भी तैयार हो गए, बाद में चल करके वही जो है वो सास बनती हैं और सास बनने के बाद बोलती हैं कि तू अपने बच्चे को लेकर के भाग चला जा, मेरा बेटा मैं किसी दूसरे से विवाह करवा दूंगी। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। ये मुंबई की बात थी। जबड़ा तोड़ने वाली बात जो मैंने बताई वो धनबाद की बात थी। और गर्भ में पल रहा बच्चा जो मर जाता है, 1 महीने तक वो जातिका जो है उसको पेट में ही रखती है, उसके बाद जो जिसने वो जो बात बताई वो अमेरिका की बात है। ऐसी स्थिति होती तो जरूर ही बिल्कुल संभल के और बिल्कुल रुक करके, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम आज है, कल दशा बदलेगी, दशा बदल जाएगी और बात भी बदल जाएगी। इस वजह से कभी नहीं सोच करके। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नवांश कुंडली में सबसे पहले याद रखिएगा, नवांश कुंडली का संबंध नक्षत्रों से बड़ा होता है और ये नक्षत्र जो हैं वो बड़े ही छोटे लेवल पे जाकर के व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और बड़े रूप में प्रभावित करते हैं। लेवल उनका छोटा होता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म हो जाते हैं ना, लेकिन वो बड़े रूप में प्रभावित करते हैं, बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। नवांश कुंडली बीज कुंडली होती है। नवांश कुंडली का अध्ययन उतना ही आवश्यक होता है जितना आपकी कुंडली का लग्न चार्ट, और नवांश कुंडली को जिसने नजरअंदाज किया है उसने गलत फलादेश किया है। आपकी कुंडली पे समय समुचित मिलना चाहिए और यह आपका अधिकार बनता है। सबसे पहले अगर नवांश कुंडली में देखते हैं तो लग्न कुंडली का मैंने कल विस्तृत विश्लेषण कर रखा है, आप इसके ठीक पीछे वाले कार्यक्रम को जाकर के देख सकते हैं। अब नवांश कुंडली में 3 केंद्र खाली और लग्न बनता है नवांश कुंडली का वृश्चिक,
और आपकी कुंडली के यहाँ के लग्नेश बनते हैं धनु राशि के अधिपति गुरु, यानी कि लग्न के अधिपति जो गुरु बनते हैं वो नवांश कुंडली के अधिपति मंगल के मित्र होते हैं, ये अच्छी बात है। दशमांश कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं वो सूर्य बनते हैं, यानी कि तीनों बहुत अच्छी बात है। यहां भी मंगल कारक होते हैं, यहां भी मंगल कारक होंगे, यहां भी मंगल कारक होंगे, यहां भी देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण होंगे, यहां भी हैं और यहां भी रहेंगे। और सूर्य यहां भी महत्वपूर्ण होते हैं, यहां भी महत्वपूर्ण होते हैं, यहां भी महत्वपूर्ण होते हैं और यहां भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इन तीनों ही चार्ट के लिए या व्यक्ति के जीवन के लिए सूर्य, मंगल और गुरु का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होगा। अब आइए आपको दूसरे पक्ष पे लेके आता हूं। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, यहां पे जो लग्नेश बने थे गुरु वो बैठे थे भाग्य भाव में, यहां वो लग्नेश जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में, लेकिन गौर करिएगा तो लग्न में ही अष्टमेश बैठे थे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां लग्नेश बैठे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में और गुरु से देखे जा रहे हैं, और लग्न में कौन बैठा? अष्टम भाव का अधिपति जो इस कुंडली के लिए पापी होता है। इसका मतलब है कि यह बात समझ में आ रही है कि दाम्पत्य को हमें शुरू करने से पहले जरूर विचार करना होगा, क्योंकि केंद्र में 3 घर खाली हैं और चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति जो वृश्चिक लग्न की कुंडली जो नवांश की बन रही है उसके लिए बड़े अच्छे नहीं होते, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को संभाल रहे हैं और वहां पे वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनका प्रभाव कमजोर होगा। नवांश कुंडली में वही शनि जो है वो यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे हैं, लग्न कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो सम राशि में बैठ रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनकी मित्रता बढ़ रही है। तात्कालिक मित्रता में ये शनि जो है वो गुरु के ही राशि के निकट बैठे हैं, मतलब गुरु निकट ही बैठे हैं, इस वजह से शनि का प्रभाव निगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ विवाह में कभी कभी वहां पे मंदी की स्थिति जरूर रहेगी, वहां पे कमजोरी आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव जरूर है, लेकिन सप्तमेश शुक्र, राहु और केतु के संपर्क में है और साथ ही साथ द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर जन्म कुंडली में 4 ग्रहों का प्रभाव है। गौर करिएगा, गुरु द्वितीय भाव के अधिपति हुए, उनके ऊपर गुरु, उस गुरु के ऊपर मंगल, चंद्रमा, शुक्र और राहु, सबका प्रभाव है। अब जरा ध्यान से समझिए, इधर निकट देखिए मेरी तरफ, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र और लग्न के अधिपति मंगल, ये दोनों एक साथ बैठे हैं यहां पे, पर किसके साथ? तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति का संबंध सप्तम भाव के अधिपति के साथ हुआ। ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य और सप्तम और लग्न इन तीनों का एक साथ मेल हो रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी आएगी वो भाग्यशाली आती ही है, साथ ही साथ व्यापार करने वाली, व्यापारिक सोच वाली, धर्मवादी और अध्यात्म का प्रेम रखने वाली आती हैं। दाम्पत्य ऐसा है और दाम्पत्य में पत्नी ऐसी मिलने वाली है। बुध है लग्न में तो पत्नी चंचल आ सकती हैं। सप्तम भाव में शुक्र की राशि बनी है, शुभ ग्रह की राशि यहां भी बनी है, शुभ ग्रह की राशि यहां भी बनी थी, इस वजह से पत्नी सुंदर, साफ सुथरा और मैले कुचैले वस्त्रों को न पहनने वाली आती हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाली और स्पष्ट बुद्धि की आती हैं, थोड़े चंचल नेत्रों को धारण करने वाली और लालची जरूर हो सकती हैं, क्योंकि बुध का नेचर यहां पे रहेगा। उसके बाद आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के वो लग्न में बैठे हैं और अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं। ध्यान से समझिए मेरी तरफ, अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बुध लाभ के अधिपति भी होते हैं, यानी कि वो जन्म कुंडली में कई बार एक पत्नी ऐसी प्राप्त हो जाती है जो लालची हो, क्योंकि ये लालच का भाव है। लेकिन बुध जैसा ग्रह है और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कई सारे ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। इनकी कुंडली में यहां पे भी देखिए कई सारे ग्रहों का प्रभाव था। इसी वजह से मैंने कल के थंबनेल पे ये बात लिखी थी कि लग्न कुंडली में भाग्य भाव में ग्रहों का जमावड़ा कितना सिद्ध होगा, सफल सिद्ध होता है, ऐसा कुछ करके लिखा था। यहां भी इतने सारे ग्रह और यहां पे भी इतने सारे ग्रह, इस वजह से मैं ये बात कहता हूं, जिस भी घर में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हों या बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता हो, इसका मतलब है कि वो भाव तितर वितर होगा। और निस्संदेह कई बार विवाह विलंब की स्थिति यहां भी बन रही थी। राहु शनि का प्रभाव था ना लग्न कुंडली में, और यहाँ के अधिपति शनि जो बैठे थे वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में जा रहे थे। यहाँ पे भी जन्म कुंडली में ग्रहों का जमावड़ा लगा है। इस वजह से हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि विवाह करने से पहले हमें संतुलित और एक श्रेष्ठ खानदान की पत्नी मिल जाए या लड़की मिल जाए। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। मैंने कल आपके इस चर्चे को इस बात के ऊपर बहुत सारे फोकस करे हुए थे। दूसरी बात है, नवांश कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में
पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा कमजोर होता है, ठीक नहीं होता है। सप्तम भाव के अधिपति जो है वो राहु केतु के संपर्क में है और मंगल भी साथ में है, इस वजह से थोड़ा सा वहां पे भी पापक प्रभाव मैं देख रहा हूं। साथ ही साथ अगर भाग्य भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, ये तो धन और आर्थिक पक्ष के रूप में कुंडली कमजोर नहीं है। दाम्पत्य में वो भरोसेमंद कितना होगा, तो जब इस पे विचार करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में पंचम को बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, यहाँ के लिए भी वो अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से विवाह विलंब से हो सकता है। तो टाइम हमें देखना होगा कि एक समुचित और बिल्कुल ही सही समय पे विवाह के लिए आपको प्रयास कर लेना चाहिए। करियर के लिए विवाह को रोकने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक सही वक्त पे विवाह, जैसे ही जन्म कुंडली में शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, या जन्म कुंडली में बुध आ जाए, या सूर्य आ जाए, या फिर शुक्र आ जाए, तो विवाह की स्थिति बन जाती है। आपको ये दशा अंतर दशा में भी अगर ये बात बने तो बिल्कुल विवाह कर लेना चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपको, ये तो इतनी सारी बात है, अब इसको अलग तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले नवांश कुंडली में अगर लग्न पे या नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव पे, ध्यान से समझिएगा, नवांश कुंडली के लग्न पे या नवांश कुंडली के चतुर्थ भाव पे कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि मात्र पड़ जाती हो तो दाम्पत्य सुखद होता है। दूसरा सूत्र यह कहता है कि जन्म कुंडली में नवांश चार्ट में अगर शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख लेते हो तो दाम्पत्य सुखद हो जाता है। मतलब हम ये भरोसा कर सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य कुछ अच्छा है, सामान्यतः आम लोगों की अपेक्षा। ये पक्की बात है, इसको हमें जरूर ही देख लेना चाहिए। यहां पे गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, यह अच्छी बात है। यहां के अधिपति पंचम में बैठे हैं और इस भाव का अधिपति इससे केंद्र में बैठा है, इस वजह से दाम्पत्य ठीक है। अब यहां तक बात सही है कि दाम्पत्य चलो ठीक है। अब नवांश कुंडली व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए कितनी फेवरेबल है, हम जब इस चीज की चर्चा करते हैं तो लग्न के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में सूर्य की राशि में मित्रवत होकर के बैठे थे, यहां पे वो लग्नेश शत्रु की राशि में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्तित्व तो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा कम हो सकता है, या कई बार हमारा स्वास्थ्य हमसे दूर जा सकता है, हमारा पेट हमारा साथ कमजोर दे सकता है, या फिर हम पेट से कमजोर हो सकते हैं, या कई बार वहां पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ने के कारण वहां वो क्षेत्र, जैसे अष्टम क्षेत्र जो होता है वो नाभि के नीचे का क्षेत्र होता है, अंगों का क्षेत्र होता है, गुप्त अंगों का क्षेत्र होता है, हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए। नाभि से लेकर के और लिंग का अंतिम क्षेत्र जो होता है वो अष्टम भाव होता है। नाभि से लेकर के लिंग के अंतिम क्षेत्र तक का जो आप सीरा खींचते हो वहां तक के क्षेत्र को अष्टम भाव कहा जाता है। ये क्षेत्र प्रभावित होते हुए देखता हूं कभी कभी। जन्म कुंडली में अगर आप विचार करते हैं तो सूर्य यहाँ पे जन्म कुंडली में बैठे थे स्वग्रही होकर के, यहाँ वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो जा रहे हैं। ग्रह अगर नीच राशि का होता हो तो अपने प्रभावों को कमजोर कर देता है और जन्म कुंडली में वो भाग्य के प्रभावों को कमजोर करेगा। या कई बार क्योंकि यहाँ का भाग्येश जन्म कुंडली में शत्रुग्रही हो रहा है और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के धन में आ रहे हैं, तो धन के व्यय की स्थिति, यानी कि अब इसको आप जब करेंगे तो ऐसे इसका फलादेश करेंगे कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी अत्यंत खर्च को करने वाली और अपने आप को अति आतुरता की स्थिति में ले जाने वाली, और साथ ही साथ कई बार नेत्र की बीमारी से पीड़ित होने वाली, या कई बार उनका आत्मबल कमजोर रहने वाली, या कई बार उसका आत्मबल कमजोर रहे या नैतिक तत्वों का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है, वो थोड़ी ईर्ष्यालु हो, थोड़ी महत्वाकांक्षी ज्यादा हो, थोड़ा प्रभाव उनका ज्यादा रहे, आत्मबल के रूप में थोड़ा कमजोर हो, ऐसी स्थितियां बनती हैं। मतलब वो बैलेंस करने वाली थोड़ी कम रहेंगी, आपको उन्हें बैलेंस करना होगा। यह सूर्य की बात थी। चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि के बैठे थे, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में इससे पंचमस्थ थे, इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी जरूर था। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में धनु राशि के बैठ रहे हैं। पत्नी अगर धनु राशि से भी आती हो तो धनवान आएंगी, और साथ ही साथ अगर धनु राशि की पत्नी मिल जाए तो भी ठीक होगा, यानी कि व्यक्ति का विवाह धनु राशि के जातिका से भी किया जा सकता है, ये बात बनती है। धनु राशि में यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, गुरु से दृष्ट होना, व्यक्ति की कुंडली में धन और व्यक्ति की पत्नी का सुंदर होना दोनों देख रहा हूं। व्यक्ति के संतान का सुख और व्यक्ति के धन का सुख भी व्यक्ति को मिल जाएगा, ये स्थिति भी जन्म कुंडली में ठीक है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में शत्रुग्रही हो रहे थे, लेकिन यहाँ के अधिपति इनसे पंचमस्थ हो रहे थे। 1, 2, 3 अति शत्रुता का भाव हो जाएगा, और यहाँ पे वो मंगल मित्र की राशि में, मंगल की दशा जातक के जीवन में हो सकता है कि आरंभ में कष्ट दे, पर बाद में जाकर के वो धन देने वाली
पराक्रम का सुख मिलने वाला, मेहनत का परिणाम प्राप्त कराने वाला, शत्रुओं को कई बार लाने वाला, या कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं खत्म भी होती हैं और आती भी हैं। ये दोनों चीजें आएंगी। आरंभ में हो सकता है कि दे और बाद में ले जाकर के नुकसान करा दे, ऐसा हो सकता है, या कई बार ऐसी चीजें होती रहती हैं। आपको इस पे ध्यान देना होगा। बुध जो है वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में बैठे थे। मित्र की राशि में क्या बैठे थे? सामान्यतया वो सूर्य के साथ बैठे हैं तो मित्रवत बैठे हैं। बुध वहीं लग्न में बैठ रहे थे, यहां वो सूर्य की राशि में, यहां वो रोग की राशि में बैठ रहे हैं, 8 नंबर की राशि में। तो अगर आप बुध को मिथुन राशि में या वृश्चिक राशि में देख रहे हो तो समस्या यहां पे थोड़ी सी बढ़ जाती है। व्यक्ति कई बार नाक से संबंधित समस्या से, या जो नाक से संबंधित समस्या उसको होती है, या कई बार गले में दर्द या गले से संबंधित समस्या उसको बेचैन या परेशान करती है। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। ये बुध आपकी कुंडली में जब भी आएंगे तो निस्संदेह थोड़ी सी बीमारियों को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना होगा। वात, पित्त और कफ कंट्रोल और अपनी वाणी का प्रभाव संतुलित रखना होगा। उस समय निर्णय लेने से पहले आपको विचार करना होगा। मैंने ये बात कल भी कही थी। देवगुरु बृहस्पति लग्न के अधिपति होकर के धर्म को रखने वाला, धर्म को धारण करने वाला, धर्म का रक्षक बना रहे थे। वहां वो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में तृतीय भाव में 3 नंबर की राशि में जा रहे थे। ये ठीक नहीं होता है। यहाँ वो व्यक्ति को रोगी बना रहे थे, पेट में समस्या और कई बार पीत जनित बीमारियां या कफ जनित बीमारियां व्यक्ति को देने वाले बन रहे थे। ये बात बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। हालांकि एक बात बता देता हूं कि धर्म भाव है वो 12वें का 9वां होता है, 9वें भाव का 12वां होता है। इस वजह से व्यक्ति का धर्म पक्ष जागृत हमेशा रहेगा। ये स्थिति बनती है। उस गुरु की 5वीं दृष्टि अगर सूर्य पे पड़ेगी तो सूर्य के पास जो बल कमजोर हो रहा है उसमें वो नैतिकता डालने का प्रयास करेंगे, नैतिकता भरने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति बनती है। मतलब ये पत्नी में और ये व्यक्ति के जीवन में ऐसा दोनों होता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में धर्म भाव में बैठे थे, अनुभवी बना रहे थे गुरु के साथ बैठ करके। यहाँ पे शुक्र और गुरु का संबंध यहाँ भी व्यक्ति को अनुभवी बना रहा है और कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा। यहाँ शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहे, व्यक्ति का धन पक्ष अच्छा रहे, पर हाँ व्यक्ति के पास व्यय की अधिकता हमेशा ही रहेगी। उसका व्यय उसको अनकंट्रोल कभी कभी कर सकता है, या कई बार व्यक्ति जो है वो मशक्कत करता रहे और मेहनत ज्यादा करनी पड़े और मेहनत करने के बाद परिणाम देर से मिले, ऐसा भी संभव है। क्लियर है ये बात? ये गुरु के बाद शुक्र की बात थी। शनि जो है वो जन्म कुंडली में शत्रुग्रही नहीं थे, मित्र की राशि में बैठे थे। हालांकि मित्रवत ही हो रहे थे, बुध को देख रहे थे। इसका प्रभाव मैंने कल बता रखा था। लेकिन आप जब उसी शनि को यहां देख रहे हैं तो वो पंचम भाव में आ रहे हैं। यहां वो मित्र की राशि में थे पर यहां पे वो मित्रवत ही हो रहे हैं, पर इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। इस वजह से शनि की दशा में व्यक्ति को अपने बड़े बेटे, अपनी संतति और साथ ही साथ अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए, माता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए और कई बार व्यय करने से बचना चाहिए। कई बार गलत निर्णय और कई बार दाम्पत्य में जब कभी भी रुकावट आने का प्रभाव करे तो उस समय संभल जाना चाहिए और इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बच जाना चाहिए। उस समय कोई नया काम शुरू करने से रुक जाना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। शनि की दशा की बात कर रहा हूं, ये कभी भी आए तब के लिए ये बोल रहा हूं। राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा करूं तो राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए यहां बैठे हैं पंचम भाव में। यहां राहु जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं। नवांश कुंडली में लग्नेश के ऊपर जो मंगल बनते हैं, अगर गुरु का प्रभाव है और चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु का संबंध बन रहा हो तो निस्संदेह दाम्पत्य कभी बिगड़ेगा नहीं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। दशमांश कुंडली में लग्न का सूर्य का बनना और सूर्य जाकर के अष्टम में बैठे हैं, हो सकता है कि कैरियर जो है वो थोड़ा देर से फ्लरिश करे। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि गुरु और सूर्य का संबंध जन्म कुंडली में बन रहा है। व्यक्ति का करियर जो है वो एज ए मजबूती से अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं। नवांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति नीच के हैं और यहां पे वो जन्म कुंडली में स्वग्रही बैठे थे। लग्न कुंडली के बाद नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे थे। बुध, चंद्रमा और मंगल, जहां मंगल स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही और शनि जो है वो दशम स्थान को देख रहे थे। व्यक्ति देर से ही सही पर जो चाहता है, जैसे आईएएस, आईपीएस या फिर अगर आप चाहें तो प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहें तो फिर, या फिर आप एक अच्छे पद को धारण करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि D10 चार्ट में शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान पे,
दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान में पद देने का काम करेंगे। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, उसमें असफलता भी एक बार जुड़ेगी, एक बार, दो बार, तीन बार जुड़े, पर व्यक्ति को प्रयास जारी रखना होगा। और व्यक्ति को निसंदेह सूर्य की दशा में, शुक्र की दशा में ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मंगल की दशा में, मंगल यहाँ पे चंद्रमा और बुध के साथ बैठे हैं, जो व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण और व्यक्ति को प्रोफेसर, लेक्चरर या कई बार मैनेजमेंट या एमबीए आदि के क्षेत्रों में भी व्यक्ति को सफलता दे सकते हैं। दशम स्थान में शुक्र का बैठना, सूर्य का जन्म कुंडली में अष्टम में जाना थोड़े से कई बार कमजोरी का कारण भी बनेगा, क्योंकि लग्नेश हैं, वो देर से परिणाम दे सकते हैं। राहु अष्टम भाव में, छठे भाव में बैठ करके और जन्म कुंडली में शुक्र को देख रहे हैं, कई बार व्यक्ति जो है वो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में क्रिएशन भी करता है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। फैशन वर्ल्ड में भी व्यक्ति जा सकता है, कई बार ऐसी चीजें बनती है जहां व्यक्ति कई लोगों को मैनेज करे, कई लोगों के ऊपर उसका दबदबा रहता है, ये चीज बनती है। दशमांश कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शुक्र को तो नहीं देख रहे, पर दशम भाव के अधिपति से उसका कोई संबंध भी नहीं बन रहा है। लेकिन सिंह लग्न की कुंडली अगर बनेगी तो पंचम के अधिपति होकर के वो शत्रु की राशि में बैठे हैं और वो अच्छे नहीं हैं। यहां पे कई बार व्यक्ति को ऐसी स्थिति भी बनेगी कि व्यक्ति का मन व्यापार की तरफ भी खींचेगा, या व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए कई बार सफलता अगर ना मिलती हो, तो व्यक्ति को खुद का काम करना चाहिए, किसी दूसरे को काम पे रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति अपनी राशि में बैठे हैं और गुरु जो है वो तुला राशि के बैठे हैं। तो व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करने से ज्यादा बेहतर होगा कि वो खुद का कोई काम संभाल ले। अब जब वो काम चुनेगा तब एक बार कुंडली अपने किसी, सामान्यतः किसी भी ज्योतिषी से जरूर ही मिला लेना चाहिए कि वो कौन सा काम करे तो वो सफल हो सकता है, क्योंकि वो दशाओं का क्रम होगा। जब व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो अभी आपकी कुंडली में, अभी आप 2003 के हैं तो अभी तो 17-18 साल के हैं। आपकी कुंडली में 2037 तक अभी गुरु की दशा चलेगी, जो कि आपकी कुंडली के लिए सर्वस्व है और सभी जगह से अच्छा ही देख रहा हूं। थोड़ी सी कमजोरी नवांश में जरूर बन रही है, लेकिन यहां भी वो कारक ही होते हैं और तीनों ही चार्ट में वो कारक हो रहे हैं। बस अपना ध्यान और अपना कंसंट्रेशन बना करके रखिए। निस्संदेह मैं जो बात समझ रहा हूं उसमें 2029 से लेकर के 32 तक का जो काल रहेगा, या फिर 2028 के बाद ही जो काल रहेगा, वो कुछ अच्छी बातें देने वाले बन रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में 2026 के बाद लगातार जो वक्त आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये स्थिति मैं देख रहा हूं। अब आप देख लेना कि आपके साथ वो चीजें मैच कर रही हैं या नहीं। पर अभी तो आपकी कुंडली में अभी 2003 यानी कि 17 साल, तो अभी तो आप मैट्रिक के बाद इंटर वगैरह में होंगे। आप 14 साल में तो व्यक्ति मैट्रिक पास करता है, 3 साल 2 साल इंटर में हो जाता है, 2 साल का ही होता है, उसके बाद 3 साल उधर, तो तब तक आपकी कुंडली में 2025-26 आ जाए। अभी तो 22 चल ही रहा है, तो अभी आपके पास 4-5 साल का वक्त है। आप अभी से ही पैरेलली अगर अपना काम अपने मेन फोकस पे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा करके रखना चाहिए। आपकी कुंडली में नवांश कमजोर जरूर बन रहा है, क्योंकि 3 केंद्र खाली, नवांश में भाग्य भाव खाली हो रहा है। D10 चार्ट में लगने सिस्टम में बैठ रहे हैं, ये कुछ कमजोरियां भी सामने से दिख रही हैं, लेकिन कमजोरी बन रही है उसमें आपकी कुंडली में सूर्य और बुध कमजोर हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि हमें गणेश जी के मंत्रों का जप करना होगा, मंत्र जप करना होगा। कोई रत्न वगैरह धारण करने से ज्यादा बढ़िया रहेगा आप मंत्र जप करिए, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपके पास मंत्रों की गति भी मिलेगी और आपके मंत्र का बल भी आपको मिलता रहेगा। तो सूर्य और गणेश जी के मंत्रों का जप आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। अगर होरा कुंडली की बात कर लूं थोड़ी सी जाते जाते, नहीं तो कहेंगे कि पंडित जी होरा नहीं बताए, तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनकी जो दशाएं रहेंगी ये आपके जीवन में मील का पत्थर साबित कराएंगी, आपसे मेहनत करवाएंगी और साथ ही साथ ये आपको कुछ देके भी जाएंगी। तो वस्तुतः आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है। इसका मतलब है कि आपको अपना कंसंट्रेशन बनाना चाहिए, आपको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जो निसंदेह जिसके लिए आप बने हो। अगर आपके पिता ने आपके लिए आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखा है तो निसंदेह आपको उस पर अपना काम बढ़ाना चाहिए और पिता के सपने को साकार करने पे अपने आप को लगाना चाहिए। अगर आप उसके अलावे कोई और काम करना चाहते हैं तो निसंदेह उससे आप अपने पिता से खुल करके उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका पिता आपके साथ हमेशा खड़ा है, जो सूर्य और गुरु के रूप में विद्यमान होता है कुंडली में। देखिए एक बात बताता हूं, कुंडलियां
निसंदेह आजकल के लोग कुंडलियों पे भरोसा शायद कम करते हो, पर निसंदेह इन पे भरोसा भी लोगों का बढ़ा है। और निसंदेह ये आपकी मदद ही करती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो आपके मंत्रों के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो आपके सही समय को लेकर के हो, चाहे आपको वो तार्किक बनाती हो, चाहे वो बुद्धिमान बनाती हो, चाहे आपकी गलतियों को वो उजागर करने का काम करती हो। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में नवग्रहों का या फिर बाहर से जो रश्मियां हमारे शरीर को प्रभावित कर रही हैं वो कितना कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।